हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार शर्मा पुनः आपका साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि अभी 24 मार्च से आपकी एग्ज़ाम होनी है और इस एग्ज़ाम को देखते हुए आपके मन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। आप यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस को लेकर के आप सॉल्व भी कर रहे हैं। तो आपकी इस कड़ी मेहनत को देखते हुए हम एक छोटा सा मॉडल पेपर सन 2020 का ये केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो पेपर है इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आप अपने दोस्तों को ज़रूर यानी कि शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट यानी कि पेपर है। चूँकि आपका 2021 में पेपर हुआ नहीं, इसकी वजह से और यानी कि मतलब जो आपके मन में बहुत सारे जो प्रश्न चल रहे हैं उसको लेकर के इसमें यानी कि इस वीडियो में सारी समस्या आपकी सॉल्व कर दी जाएगी और पूरी यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आपको लिखने हैं इसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको क्लासरूम में आप प्रवेश करेंगे कुछ समय के पश्चात आपको कापियाँ और पेपर मिलेंगे। मिलने के पश्चात यानी कि ये पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। मतलब 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आप अपने कापी को ठीक तरीके से यानी कि पढ़ लें, अपने पेपर को पढ़ लें। और उसके बाद से देखिए लिखा है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाती है। इसमें सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष रखे गए हैं। अपनी गणनात्मक प्रश्नों में गणना को समस्त पद दीजिए। शॉर्टकट यानी कि तरीका नहीं अपनाना है। प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन आपके लिखित हैं उनको यानी कि पूरा लिखिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन आपके ऐसा आपको लगता है कि बिना यानी कि समीकरण का ये सॉल्व नहीं हो सकता है तो उसमें समीकरण आपको लिखना अनिवार्य होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी है। ठीक है, देखिए पहला यानी कि क्वेश्चन करा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है, तो जाहिर सी बात है यानी कि पृष्ठ तनाव अणु संख्या गुण नहीं होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, पहले चैप्टर का है। दीर्घ परासकोटि इसमें पाई जाती है। उत्प्रेरक जो होता है यह किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। पांचवा यानी कि ऑप्शन देख लीजिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, तो डीडीटी भी उत्पन्न करता है, फ्रेयान भी उत्पन्न करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी उत्पन्न करता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो यानी कि 4 है ये सही है। फ्रेंड्स, यानी कि अब हम अगले यानी कि छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कार्बिल एमीन अपक्रिया में बनता है। तो जो कार्बिल अमीन होता है ये हमेशा आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके पश्चात यानी कि फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया। ये दूसरे का क है। देखिए कर है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है को 25 ग्राम जल में घोला गया। तो घोलने में हिमांक अवनमन यानी कि जो कमी है ये 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो जल की मोलल अवनमन हिमांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले से इनकी सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए यानी कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है स्मॉल w बराबर यानी कि जो पदार्थ का भार है 2.25 और यानी कि कितने ग्राम में जल में घुलना है, तो 25 ग्राम। तो ये आपका विलायक का यानी कि द्रव्यमान हो गया। ये आपका डेल्टा TF जो है ये आपका दिया गया है 0.93, ये अवनमन हो रहा है। और यानी कि वेग स्थिरांक नहीं पता है आपको। इसका जो मोलर द्रव्यमान है ग्लूकोज का 180 है। तो देखिए डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटा ये कैपिटल M इंटू कैपिटल W। तो इसमें यानी कि आप मान को भर दीजिए। मान भरने के पश्चात जब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो इतना आपका हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 18.6 हो जाएगा। मतलब इसका जल का मोलर यानी कि
अवनमन स्थिरांक जो होगा ये 18.6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। फेरिक आयन है जो आयोडाइड आयन से क्रिया करता है तो फेरस आयन और आयोडीन बनता है। इस सेल का यानी कि जो टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन ताप है और ई सेल बराबर दिया गया है 0.236 वोल्ट। तो सेल की अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें आपका दिया गया है, ये आपका सॉल्व पेपर है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ई सेल आपका दिया गया है 0.236 वोल्ट है, ठीक है। उसके पश्चात यानी कि जो आपका गिब्स ऊर्जा बराबर होता है -N/F ई सेल। तो यहाँ पे यानी कि जो मान दिया गया है ये 2 हो गया, N बराबर 2 आप रख दिए, -2 चूँकि माइनस पहले सही है। उसके बाद से 0.236 इंटू 96,487 फैराडे है, फैराडे का मान है, इसको भर दिया गया। कैलकुलेशन करने के पश्चात आपका आएगा -45,541 जूल, जिसको आप किलो जूल में चेंज कर दीजिए तो -45.54 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। मतलब इसका जो मान हो गया कितना हो गया, -45.54 किलो जूल प्रति मोल हो गया, यह मोल इनवर्स हो गया। अब करें एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण बताइए। तो एंजाइम होता है क्या है, तो आपको बताया गया था कि यह एक जटिल कार्बनिक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित करता है। या तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। इसमें यानी कि रिएक्शन आप देख लीजिए, जो ग्लूकोज है मतलब C6H12O6 है, यह जाइमेज एक एंजाइम है, ठीक है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल मतलब 2C2H5OH प्लस CO2 में चेंज हो जाता है। तो जो जाइमेज है ये जाइमेज ईस्ट नामक एक फंगस से स्रावित होता है और यह ग्लूकोज को किस में बदल दे रहा है, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसके पश्चात करें जिनान और फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया। तो जिनान जो होता है आपका निष्क्रिय तत्व, आप जैसा भी जानते हैं, बस यानी कि निष्क्रिय तत्व में ही जिनान एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एलिमेंट है जो परस्पर यानी कि फ्लोरीन के साथ क्रिया करके अपने यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अगर यानी कि जिनान जो है, ठीक है, अगर उसको फ्लोरीन की उपस्थिति में यानी कि 2 फ्लोरीन की उपस्थिति में अगर उसकी क्रिया कराई जाती है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये यानी कि जिनान डाइफ्लोराइड बनाता है, मतलब XeF2, इसमें रिएक्शन दिया गया होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये यानी कि 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर क्रिया होता है तो जिनान डाइफ्लोराइड बनाता है। अगर यहीं 100 से 110 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्रिया होती है तो ये आपका जिनान टेट्राफ्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये आपको 2 रिएक्शन देने थे फ्रेंड्स। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। तीसरा करें प्रतिलोम यानी कि प्रसारण किसे कहते हैं। देखिए यानी कि जब आप विलयन बनाते हैं तो विलयन के अंतर्गत यानी कि जो विलायक और विलय और विलायक के मध्य में जो परासरण दाब होता है, जब परासरण दाब की मात्रा अधिक हो जाए जिससे यानी कि परासरण की क्रिया को रोकी जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। तो ये आपका प्रतिलोम परासरण हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है करा कि फ्रैंकले दोष और साटकी दोष क्या है और इनके एक एक उदाहरण दे करके आपको दर्शाना होता है। तो साटकी दोष होता है जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनमें प्रदर्शित होता है। इसमें जो आयनिक ठोसों में समान संख्या में धनायन, मतलब जितनी मात्रा में धनायन होनी चाहिए पाए जाते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा जो ऋणायन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार यानी कि जो क्रिस्टलीय आपके ठोस होते हैं उनका घनत्व कम हो जाता है और क्रिस्टलीय यानी कि घनत्व कम हो जाता है, जिससे आयनिक यौगिक जो दोष यानी कि प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। तो साटकी दोष के जो एग्जाम्पल होते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। जबकि दूसरा ही दिखाता है यानी कि फ्रैंकले दोष, इसमें पूछ रहे हैं फ्रैंकले दोष क्या होता है। तो फ्रैंकले दोष यानी कि का जितने भी आयनिक ठोस होते हैं
यह दो यानी कि ठोस यह आयनिक ठोसों में ये लक्षण आपका प्रदर्शित होता है। इसमें छोटे आयन प्रायः जो धनायन होते हैं अपनी वास्तविक स्थिति से हटकर स्थिति से हटकर दूसरे स्थान को चले जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? फ्रैंकले दोष कहेंगे। जबकि आयनिक ठोस में हमने आपको बताया कि आयनिक यौगिक में यानी कि जो दोष ही पाए जाते हैं वह यानी कि संख्या में समान होते हैं। धनायन और यानी कि ऋणायन जो होते हैं ये परस्पर क्या होते हैं? कहीं कहीं विलुप्त हो जाते हैं। तो इससे जो दोष उत्पन्न हुआ उसको साठ के दोष कहते हैं। और यानी कि जो फ्रैंकले दोष हुआ इसमें क्या हो गया? यानी कि क्रमशः जो धनायन है ये साइज में छोटे होने के कारण अपने स्थान से क्या होता है? दूसरी जगह चला जाता है। इसके बाद से करा है कि प्राथमिक बैटरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ऐसी बैटरियाँ जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जिनको केवल एक ही बार उपयोग में लाई जा सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक बैटरी कहते हैं। जैसे आपका शीशा संचायक सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, ये सभी आपकी क्या होती हैं? प्राथमिक बैटरी होती हैं। इसके पश्चात यानी कि घ है इसका, करा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोलराउस का नियम और वैद्युत कण संचलन। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि कोलराउस ने यानी कि एक विशेष नियम दिया जिसे यानी कि कोलराउस का नियम कहा गया। कोलराउस के नियम अनुसार ये कहा गया, कोलराउस द्वारा प्रस्तावित जो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियमानुसार देखा जाए तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य का विलयन की मोलर चालकता जो होती है यह उसके धनायन मतलब उस यानी कि विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात ये आपका दिया गया है, ये आप यानी कि अनंत तंतुता का यानी कि मोलर चालकता बराबर उस विलयन में उपस्थित यानी कि समस्त धनायनों की मोलर चालकता और प्लस यानी कि ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। फ्रेंड्स, यानी कि इसका दूसरा जो है क्वेश्चन करा कि वैद्युत कण संचलन होता क्या है। तो वैद्युत कण यानी कि संचलन यानी कि ये दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से किसी कोलाइडी विलयन में सभी कणों के द्वारा किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति कराना। मतलब जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी कणों में उपस्थित जो धनायन है या ऋणायन है उन कणों को यानी कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ गति कराने की जो क्रिया होती है उसको वैद्युत कण संचलन कहते हैं। और यानी कि वैद्युत कण संचलन की जो प्रक्रिया होती है इसमें एनोड की ओर ऋणायन चले आते हैं और कैथोड की तरफ यानी कि धनायन चले जाते हैं। इसका यानी कि जो उपयोग होता है, ठीक है, देखा जाए यानी कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कोलाइडी कणों की गति उन पर उपस्थित आवेशों के चिन्ह ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यानी कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है कि कोलाइडी विलयन में अगर वैद्युत कण संचलन करते हैं तो उसमें से जो आपके कैथोड के तरफ आपका फेरिक आयन चला आता है और एनोड की तरफ आपके हाइड्रोजन चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि मतलब वैद्युत कण संचलन के पश्चात यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है लैंथेनाइड्स आकुंचन या संकुचन पर यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण से देना होता है। तो जो लैंथेनाइड का यानी कि जो संकुचन के महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं या इसकी सहायता से लैंथेनाइड्स को हम पृथक्कृत कर सकते हैं। इसके सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यानी कि जो आपका लैंथेनाइड्स जो होते हैं और लैंथेनाइड से लेकर ल्यूटेटियम तक इनका जो परमाणु आकार होता है ये क्रमशः कम होने के कारण इसकी सहसंयोजन क्षमता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इसके पश्चात इनकी समान परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। मतलब पहला इसमें कहा गया लैंथेनाइड्स का हम पृथक्करण कर सकते हैं। मतलब ये देखा जाए सभी लैंथेनाइड्स जो तत्व होते हैं ये रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? लगभग ये समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनका पृथक करना आसान नहीं होता है। परंतु जो लैंथेनाइड्स के संकुचन के कारण या आकुंचन के कारण इसकी कुछ गुणों में क्या होती है? भिन्नता होती है और इन भिन्नता के कारण हम लैंथेनाइड्स को अलग कर सकते हैं। दूसरा इसमें देखा जाता है जो यानी कि सहसंयोजक जो लक्षण में यानी कि वृद्धि कैसे होती है। तो जो लैंथेनाइड्स होता है ये आपका 3+ चार्ज बनाता है और जो ल्यूटेटियम है, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? +3 चार्ज बनाता है। तो ये समान आयन्स बनाते हैं, लेकिन ये देखा जाए इनके परमाणु त्रिज्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसलिए इनके लैंथेनाइड्स जो होता है ये हाइड्रोक्साइड बनाता है
और इसी प्रकार जो ल्यूटिटियम भी है यह यानी कि हाइड्रोक्साइड बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके पश्चात इसमें देखा था कि जो लैंथेनाइड्स के यानी कि जो परमाणु होते हैं ये सभी इनके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। उसके बाद से करें वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। ये इनकी वोल्टेज फिटिंग जो अभिक्रिया होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर साल ये किसी न किसी रूप से पूछी जाती है। तो देखिए जो इनकी एल्किल हैलाइड है या एरिल जो हैलाइड होती है, अगर इसको ईथर की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं जो वोल्टेज यानी कि फिटिंग अभिक्रिया है यानी कि आपका क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको इनकी 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता है और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता है। उसी तरह से यानी कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है इसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन बनाता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया जो होती है इसमें यानी कि जो आपका एरिल जो हैलाइड है इसको सोडियम की उपस्थिति में अगर क्लोरोफार्म के साथ क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में तो ये आपका टॉल्विन का निर्माण करता है और इसी को हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पश्चात हाफमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो हाफमैन अभिक्रिया जो होती है इसमें एक आपका एरिल कंपाउंड होता है और दूसरा एल्किल कंपाउंड होता है, जिसको धातु की उपस्थिति में यानी कि शुष्क ईथर के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये परस्पर यानी कि आपके टॉल्विन का निर्माण कर लेते हैं और इसमें से सोडियम ब्रोमाइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाफमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात ये देखते हैं चूँकि इस साल यानी कि जो बहुलक है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है तो इसको छोड़ते हैं। ठीक ना, देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है 5 का क, अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु का काल मतलब टी हाफ दिया गया 60 मिनट है तो कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कहते किसे हैं। देखिए जो अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है, अभिक्रिया की कोटि की डिफिनेशन दी जा रही है, मतलब ये कहा गया अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनके रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम से सांद्रण परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब ये कहा गया कि मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है अभिकारक अणुओं के परस्पर आपस में क्रिया करने पर उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होती है, सांद्रता में जो परिवर्तन हुई वही आपकी क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है यह क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है और ये यानी कि मतलब आपका बना ले रहा है 2HCl। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है ये हो जाता है K = हो जाता है x/T। x यानी कि आपका क्या है, उत्पाद में परिवर्तित कितनी मात्रा में परिवर्तित उत्पाद है वो हो गया, और कितने समय में मतलब टी परिवर्तन समय परिवर्तन है, मतलब जब आपका टी बराबर 0 होगा, टी = 0 हो गया तो अभिकारक और प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट यक्स बनेगा तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, A- यक्स हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा यानी कि जो K इज प्रपोर्शनल टू x/T के हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोधी जिसको यानी कि ये कहा जाता है एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक में अंतर क्या है, इसके उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वैसे जान लीजिए यानी कि जो प्रतिजैविक होता है यानी कि ऐसे मेडिसिन्स होते हैं, ऐसी दवाएं होती हैं जो यानी कि शरीर में रोग क्षमता यानी कि जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनको पनपने से रोकने का कार्य करते हैं। जबकि जो एंटीसेप्टिक होते हैं वह यानी कि मतलब आपका जैसे डेटॉल हो गया, ये विभिन्न प्रकार के आजकल क्या होते हैं यानी कि सौंफ आते हैं, तो ये यानी कि इन्फेक्शन को संक्रमण को रोकने का कार्य करते हैं। जबकि अगर संक्रमण हो जाता है तो उस केस में आप एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन है
कि डाई एथिल ईथर के निर्माण की दो प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन था ये छठा का जो है ये आपसे पूछा गया है 3, 2, 5 नंबर में। ये पूछ रहा है डाई इथल ईथर क्या है। ठीक है, डाई एथिल ईथर क्या है। तो फ्रेंड्स हम ये कह रहे थे कि छठा का जो क है ये पूछ रहा है डाई एथिल ईथर के निर्माण की दो प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पहला विधि हम देखते हैं, जिसको यानी कि प्रयोगशाला विधि भी कही जाती है। अगर ये हम एथिल अल्कोहल को, मतलब ये हो गया C2H5OH को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये आपका बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल बाई हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब C2H5HSO4 और प्लस यहाँ से H2O निकल जाता है। पुनः जो यानी कि एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट है इसको पुनः अल्कोहल के साथ क्रिया करा दिया जाए, तो हो गया C2H5HSO4 के साथ C2H5OH की क्रिया करा देते हैं, तो देखिए पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर कहते हैं। तो एक विधि ये हो गई और ये यानी कि दूसरी जो विधि है, ठीक है, अगर यानी कि हम क्या करें, जैसे एसिटिल एनहाइड्राइड को एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, दूसरी विधि जो होती है, अगर एथिल अल्कोहल जैसे आपका हो गया C2H5OH कि अगर आधिक्य में एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर इसको गर्म कर दिया जाए, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम AlCl3 की उपस्थिति में लगभग 250 यानी कि फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किया जाए, तो ये बदल जाता है C2H5O C2H5, ठीक है, प्लस यहाँ से आपका H2 निकल जाता है। तो दो विधियाँ हो गई, एक तो एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराया गया और दूसरी जो हो गई एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराया गया। इसके पश्चात इसमें पूछ रहा है कि ल्यूकास परीक्षण यानी कि क्या होता है। तो जो आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है, जैसे एल्किलो अल्कोहल भी लिख सकते हैं, तो इसको यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं ZnCl2, तो ये आपका बन जाता है R एल्किल हैलाइड बन जाता है, प्लस यहाँ से क्या होती है H2O। तो ये जो प्रयोग है, ये जो यानी कि आपका रिएक्शन है, इसी को हम ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। ल्यूकास परीक्षण होता है अल्कोहल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस सब क्रिया को हम कहते हैं, इस परीक्षण को ल्यूकास परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं एथेनॉल का निर्माण कैसे होगा। तो एथेनॉल का निर्माण यानी कि एक औद्योगिक विधि भी होती है और एक रासायनिक विधि भी होती है। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, इसका चूँकि दोनों में इसको एक ही करना है, तो या तो आप डाईएथिल ईथर का लिखिए या फिर क्या होता है एथेनॉल का, यानी कि मतलब औद्योगिक विधि से आपको एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन करना है और रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि जो हैलाइड है, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया RX, इसको यानी कि आप NaOH से क्रिया करा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या ROH बन जाएगा और प्लस आपका यानी X निकल जाएगा। मतलब ये होगा R की जगह हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5, ठीक है, और X की जगह पे Cl ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया एथिल क्लोराइड को अगर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये इसके साथ आके जुड़ गया, तो ये बन जाएगा आपका क्या C2H5OH
प्लस यहाँ से निकल जाएगा NaCl। तो इस विधि के द्वारा, यानी कि औद्योगिक विधि होती है, इस विधि के द्वारा हम बना सकते हैं। अब कह रहा है कि एथेनॉल से मेथेनॉल में परिवर्तन के रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यानी कि हम बता रहे थे जो एथिल अल्कोहल बन गया, अब इसी को एथेनॉल भी कहते हैं। एथेनॉल से हम लोग को प्राप्त क्या करना है, एथेनॉल से प्राप्त करना है आपको मेथेनॉल। तो यानी कि जो एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, इसका सूत्र हो जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा। यह इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं किसकी उपस्थिति में, तो सोडियम क्रोमेट की NaCr2O7 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये बदल जाता है आपका एस्टल्डिहाइड में CH3CHO में। फिर इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए, तो ऑक्सीकरण करने के पश्चात ये बदल जाएगा CH3COOH में, एसिटिक एसिड में। और पुनः ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, या यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH4, यानी कि हो गया मीथेन। ठीक है, और बनाना क्या था हम लोग को, मेथेनॉल। अब जो CH4 बना, ठीक है, इस CH4 को क्या कर दीजिए आप, क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए सूर्य के प्रकाश में। ये हो जाएगा आपका CH3Cl, क्लोरोफार्म बन जाएगा। और क्लोरोफार्म का यानी कि जलीय अल्कोहल की उपस्थिति में एक्वस अल्कोहल KOH, एक्वस हो जाएगा, ये जलीय विलयन में इसको प्रभावित करते हैं, तो ये बदल जाएगा आपका CH3COOH, OH, ये गलत लिख रहे हैं हम, CH3OH में परिवर्तित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भले ही छोटे छोटे रासायनिक बड़े बड़े रासायनिक समीकरण हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 1 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। अब इसके पश्चात क्वेश्चन आता है आपका व्हाट हैपन, क्या होता है जब। चलिए व्हाट हैपन देखते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये आपका एसीटोन हो गया, और एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, यानी कि जो OH इसमें आके जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ये सल्फाइड का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरा जो होता है यानी कि फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का होता है HCOOH, ये आपका फार्मिक एसिड हो गया। फार्मिक एसिड को यानी कि जब सल्फ्यूरिक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये जल बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। फिर आपका एसिटिक अम्ल को, ये कह रहा है अगला, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये यानी कि मतलब अमोनियम एसीटेट बनाता है। इसको पुनः गर्म कर देते हैं तो एसिटामाइड में चेंज हो जाता है। चौथा इसमें कह रहा है कि एस्टल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये आपका टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड। तो ये आपका एस्टल्डिहाइड हो गया, इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। फिर आपका दे रहा है बेंजामाइड, ये रहा आपका बेंजामाइड को अगर यानी कि जल की उपस्थिति में इसको गर्म कर देते हैं H2O की उपस्थिति में, तो ये आपका क्या होता है, साइनाइड में, मतलब आपका बेंजिल साइनाइड के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स या तो वो करना था, या नीचे वाला जो है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण करना बेहद आसान है। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं आ रहा तो एक बार इनकी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसके पश्चात यानी कि डीकन विधि से क्लोरीन गैस का निर्माण, यानी कि डीकन विधि से कैसे क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे, इसे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे क्रिया करेगी, और गर्म और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे क्रिया करेगी, तो ये यानी कि मतलब देख। तो फ्रेंड्स अगला हम लोग का क्वेश्चन था, यानी कि या तो डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कीजिए, या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। तो ऊपर वाले में भी चित्र बना सकते हैं, नीचे वाले में बना सकते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या हैं, इसका जो यानी कि प्रयोगशाला विधि में यानी कि जो मुख्य रूप से जो लिया जाता है, तो उसमें यानी कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl
को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। इसमें क्या उपस्थित होता है, तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति और 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्लोरीन गैस निकलती है और जल यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये इसमें यानी कि डिकन विधि से क्लोरीन गैस का निर्माण तथा उसके साथ होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसके पश्चात यानी कि अगला जो क्वेश्चन है 7वें का ख। ये क्वेश्चन नंबर है 7 का ख। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक वर्ग के कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नाम है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बो मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट का मतलब वाटर, मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CH2O का होल ट्वाइस N होता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो पूरे कार्बोहाइड्रेट हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो मोनोसेकेराइड्स जो सबसे साधारण आपके यौगिक होते हैं और सबसे साधारण आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलीय अपघटन संभव नहीं है। इससे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इनका जो सूत्र होता है अणुसूत्र होता है ये होता है C6H12O6 होता है। जबकि ओलिगोसेकेराइड मतलब ऐसे सेकेराइड्स होते हैं जिनके जलीय अपघटन से लेकर यानी कि 2 से अधिक और 2 से अधिक यानी कि लगभग आपके 10 तक यानी कि मोनोसेकेराइड्स के अणु जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में कौन कौन आते हैं, तो इसमें डाइसेकेराइड्स के मेंबर जितने भी होते हैं जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है और उसके पश्चात भी अन्य कंपाउंड होते हैं, ये सभी आ जाते हैं जिनका जो अणुसूत्र होता है C12H22O11 होता है। लास्ट यानी कि तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। ऐसे सेकेराइड्स होते हैं जिनके जलीय अपघटन से 100 से लेकर 1000 से अधिक लाखों यानी कि आपके क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स के अणु होते हैं। इनका सामान्य रूप से जलीय अपघटन नहीं होता है। इसमें आते कौन कौन से हैं, तो सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये सभी जो कंपाउंड हैं ये आपके कौन है, तो पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनका जो सूत्र होता है C6H10O5 होता है। मतलब N बराबर 1 2 3 4 5 जितना भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके पश्चात इसका अथवा जो फ्रेंड है, ठीक है, अथवा करके दिया गया है। इसमें है विटामिन्स, मतलब विटामिन्स किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स यानी कि विटामिन ऐसे यानी कि मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी कमी होने से शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और इसके होने वाले कमी, चूँकि इसकी कमी से रोग होते हैं इसलिए अपूर्णता रोग भी कहते हैं। ये मुख्यतः आपको इसमें दिया गया है। विटामिन E जो है, विटामिन E की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस इसको रतौंधी कहते हैं। उसके पश्चात इसके यानी कि स्रोत कौन से हैं, तो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मछली का तेल होता है, मांस, मछली, यकृत इत्यादि के द्वारा प्राप्त की जाती है। विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें यानी कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, साथ साथ यानी कि मसूड़े से खून आने लगता है। ये यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं सबसे अच्छा इसका जो स्रोत होता है आंवला होता है, आंवले से प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात विटामिन D जिसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। यह यानी कि सुबह सूर्य की यानी कि रोशनी से भी सूर्य की यानी कि प्रकाश से कीड़ों से भी प्राप्त होती है और साथ साथ यानी कि देखा जाए दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर इत्यादि के द्वारा भी प्राप्त की जाती है। उसके पश्चात होता है E। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है और ये अंकुरित अनाजों से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स यानी कि आई होप यानी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पेपर को यानी कि बेहद आसान तरीके से किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन न छोड़ें। यानी कि कहा गया है कि यानी कि जहाँ तक स्टूडेंट का ब्लू कलम जाता है वहीं तक ही टीचर का क्या होता है, रेड कलम भी पहुँच पाता है। और यानी कि कापी में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, शायरी नहीं लिखना चाहिए, मोबाइल नंबर इत्यादि वगैरह नहीं लिखना चाहिए।
इससे गलत इफ़ेक्ट जाता है। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।